हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकाल में सबसे पहले पढ़ेंगे तुर्क शासन में बिहार राज्य कैसे थे, किस हाल में थे। स्थानीय वंश यानी कर्नाट वंश की टाइम में स्थिति बिहार का, सल्तनत काल में बिहार की स्थिति और मुगल काल में बिहार की स्थिति। उसके बाद अफगान शासन में बिहार की स्थिति। इसके बाद सिख धर्म का कैसे विस्तार हुए हैं, ये सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग नीचे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुर्क शासन में बिहार कैसे था। तुर्क शासन में देख सकते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तुर्क शासन में बिहार की स्थिति। तुर्क शासन में बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक श्रेय किसको जाता है, तो बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दास था, मतलब उसका नौकर था, दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक का बख्तियार खिलजी दास थे। इसके बाद अगला लाइन पढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। छोटे छोटे शासकों का शासन हुआ करते थे। उत्तर बिहार में इसी प्रकार उत्तर बिहार में किसका शासन हुआ करते थे, तो कर्नाट वंश का। किसका हुआ करते थे, कर्नाट वंश का शासन उत्तर बिहार में हुआ करते थे। अब अगला देखते हैं, अगला लाइन। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार यानी बिहार शरीफ, जो कि वर्तमान का बिहार शरीफ है, की विजय थी। मतलब पहला सफलता जो है ना, ओदंतपुरी बिहार में इसमें विजय प्राप्त कर लिया। बिहार शरीफ में ओदंतपुरी बिहार था, वहाँ पे ये क्या किया, तो विजय हासिल कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। किसने, तो बख्तियार खिलजी ने। अब अगला कब, तो 1198 में। अगला लाइन पढ़ रहे हैं, तो देखिए तो यहाँ पे है, बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ साथ नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था। इन विद्यालयों में आग लगवा दिया। क्या कर दिया, आग लगवा दिया था। किसने, तो बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग लगाकर जला दिया। अब इसमें देखिए, उसने 1203-4 ईस्वी में नदिया यानी बंगाल पर चढ़ाई कर दिया। नदिया यानी बंगाल पर चढ़ाई कर दिया, जो सेन वंश की राजधानी थी। नदिया जो है ना बंगाल में, वो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक कौन थे, तो लक्ष्मण सेन थे। उस समय सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे। लक्ष्मण सेन बिना लड़े डर के क्या किया, भाग गया। और बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपना राजधानी बना लिया। लखनौती को अपना राजधानी बना लिया। अब अगला पढ़ते हैं, देखिए मतलब इसमें क्या कहा गया, तो मतलब लक्ष्मण ये सेन वंश पे चढ़ाई करके सेन वंश का जो शासक था लक्ष्मण सेन, वो भाग गया। भागने के बाद उस पर चढ़ाई कर उसको जीत लिया, उस पर अधिकार कर लिया और लखनौती को अपना राजधानी बना लिया। अब अगला लाइन पढ़ते हैं, देखिए तो अगला लाइन में है, बख्तियार की हत्या उसके एक अली मर्दान ने कर दिया। उसके शव को कहाँ दफना दिया गया, इमादपुर में। कहाँ इमादपुर है, बिहार शरीफ, मतलब बिहार शरीफ में, नालंदा जिला में बिहार शरीफ है, तो वहाँ पे इनका शव को दफना दिया गया। किनके शव को, तो बख्तियार खिलजी के शव को दफना दिया। अब नेक्स्ट वंश पढ़ते हैं, कर्नाट वंश यानी स्थानीय वंश यानी कर्नाट वंश। देखिए ये मिथिला कर्नाट वंश है। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत यानी मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। किसका उदय हुआ, तो कर्नाट वंश। कौन सा वंश का, कर्नाट वंश का। कहाँ पे, तिरहुत और मिथिला क्षेत्र में पाल वंश के पतन के बाद कर्नाट वंश का उदय हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं, कर्नाट वंश का संस्थापक था न्यायदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे, तो न्यायदेव। और कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ था, सिमरावगढ़ थे। कर्नाट वंश का राजधानी सिमरावगढ़, जो वर्तमान में नेपाल में आते हैं, नेपाल क्षेत्र में है। वर्तमान का नेपाल क्षेत्र सिमरावगढ़ कर्नाट वंश का राजधानी। कर्नाट वंश का संस्थापक न्यायदेव थे। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव थे। कौन थे, नरसिंह देव ने उसे नजराना यानी भेंट देकर सहयोग किया था। किसको, तो बख्तियार खिलजी को नरसिंह देव ने नजराना यानी भेंट देकर ये सहयोग किया था। क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश जो है, कर्नाट वंश का सेन वंश से
संघर्ष चलता था। कनाट वंश से किसका संघर्ष चलता था? सेन वंश से। इसीलिए ये नजराना देके उसको सपोर्ट कर दिया। किसको? तो बख्तियार खिलजी को। अब देखिए अगला लाइन पढ़ते हैं। कनाट वंश का तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन था। कौन थे? तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती जो है ना धर्मा स्वामीन जो थे, तिब्बत के धर्मान स्वामीन, उसने चर्चा किए हैं। तो अब देखिए अगला लाइन। तो इसमें सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कनाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान यानी 1324 से 25 के क्रम में कनाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। कब से कब? तो कनाट पे विजय प्राप्त कर लिया, कनाट के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। 1324 और 25 में ये बंगाल का अभियान के समय कनाट क्षेत्र पर विजय हासिल कर लिया। अब गयासुद्दीन के अभियान के समय कनाट वंश का शासक हरि सिंह देव थे। कौन थे? हरि सिंह देव। हरि सिंह देव का शासनकाल कब से कब है? तो 1279 से 1335 ईस्वी में। और ये समाज सुधारक भी थे। कौन? हरिसेन समाज सुधारक भी थे। अब हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का? हरि सिंह कनाट वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद पंजी प्रबंध का विकास हुआ। क्या किसका विकास हुआ? पंजी प्रबंध का। अब देखिए नेक्स्ट वंश पढ़ते हैं, मतलब सल्तनत काल में बिहार की स्थिति कैसा था। अब सल्तनत काल में पढ़ते हैं बिहार की स्थिति। सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल के शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष बिहार के लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। अब देखिए युद्ध का अखाड़ा बना रहा। अब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल बिहार पर अधिकार कर लिया। कब? तो 1225 ईस्वी में बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। उसी के उत्तराधिकारी के टाइम में ये खत्म हो गया। अब इसके बाद अगला लाइन पढ़ते हैं। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। कब से कब में? 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कनाट पर विजय प्राप्त कर लिया। कनाट के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। ये ऊपर में भी हम लोग पढ़े हैं। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कनाट पर विजय प्राप्त कर लिया। अब अगला लाइन पढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक भी क्या किए हैं? अपने बंगाल अभियान में 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए। कहाँ से? पटना और गया से। किसके अभिलेख? फिरोज शाह तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान जो गए थे, तो उसका पटना और गया से अभिलेख प्राप्त हुए। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने की प्रमाण भी मिलता है, मतलब दान देने का भी प्रमाण मिलता है। कहाँ पे? तो जैन मंदिर में। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ में। तुगलक के टाइम में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है। मलिक इब्राहिम, जो मलिक बयां भी कहलाते थे। और किस नाम से जाने जाते थे? मलिक बयां के नाम से भी जाने जाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। इनका मकबरा कहाँ है? मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। बिहार नाम का उल्लेख किस में मिलता है? तबकाते नासरी में मिलता है, जो कि मिनहाज की रचना है। अब इसके बाद अगला लाइन हम लोग पढ़ते हैं। अगला में है अफगान शासन में बिहार की स्थिति। अफगान शासन में बिहार की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खानोहानी को बिहार में प्रशासक के तौर पे यानी राज्यपाल नियुक्त किया था।
सिकंदर लोदी ने किसको? दरिया खान नुहानी को 1495-96 में। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी जो है ने स्वतंत्र सत्ता घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। दूसरी ओर क्या क्या? महमूद लोदी जो थे बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। अब बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। कब? तो घाघरा के युद्ध में 1529 ईस्वी में बाबर ने। इसके बाद अगला लाइन देखते हैं। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हो गया। शेरशाह के नेतृत्व में पुनः बिहार में अफगानों का उदय हो गया घाघरा युद्ध के बाद। इसके बाद आप शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ है? तो 1486 ईस्वी में। उसके पिता का नाम हसन खां थे, जो सासाराम के जागीरदार थे। उनके पिता जो है हसन खां, किसके? तो शेरशाह सूरी के पिता हसन खान जो है वो सासाराम के जागीरदार थे। अब शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां थे। शेरशाह के बचपन क्या नाम थे? फरीद खां। अब बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि धारण की थी। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को कौन सा उपाधि दी? तो शेर खां का। अब शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दुद्दू बेगम से विवाह कर लिया। शेर खां ने नुहानियों के पतन होने के बाद बहार खां की विधवा दुद्दू बेगम से क्या विवाह कर बिहार क्षेत्र में अपने अधीन कर लिया। तो अब इसके बाद देखिए शेर खां ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। शेर खां ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित किया, उसके बाद उस पर अधिकार जमा लिया। उसके बाद देखिए 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। हुमायूं को पराजित कर दिया। किसने? तो शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया और शेरशाह की उपाधि धारण की। मतलब शेरशाह जो है, शेरशाह सूरी जो कहा गया, तो शेरशाह की उपाधि कब मिला? तो 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को जब पराजित किया तो उस टाइम ये शेरशाह की उपाधि धारण किया। अब इसके बाद है 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई। 1540 में कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध हुमायूं को पराजित कर दिया। किसने? तो शेरशाह सूरी ने। इसी टाइम दिल्ली में सूरवंश की स्थापना किया। इसी टाइम कन्नौज की लड़ाई में जो 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुआ उसमें हुमायूं को पराजित कर दिया उसने। उसके बाद दिल्ली पर सूरवंश की स्थापना की। कौन सा वंश का? सूरवंश का। अब 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया। इस नगर को बिहार का राजधानी बनाया गया। पटना का दुर्ग बनवाया उसके बाद तथा इस नगर को क्या किया गया? बिहार का राजधानी बनाया गया। इसका वर्णन किस में मिलता है? अब्दुल्ला के तारीख़ दाऊदी में मिलता है। इसका वर्णन किस में मिलता है? अब्दुल्ला के तारीख़ दाऊदी में मिलता है। अब अगला लाइन देखिए। शेरशाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 में मारवाड़ विजय किया। शेरशाह ने 1543 में रायसीन पर विजय प्राप्त किया और 1544 में मारवाड़ पर विजय किया। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने के कारण क्या हुआ? मतलब गोला फटने के कारण कौन सा अभियान में? कालिंजर अभियान में गोला फटने के कारण घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गया। किसका? तो शेरशाह का। अब शेरशाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर मकबरा का निर्माण कराया। अभी भी बहुत अच्छा मकबरा बना हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं मकबरा का निर्माण कराया। अब शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। इसके बाद कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके बाद देखिए शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। शेरशाह ने
बिहार में रोहतास किला भी बनवाया है। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई थी, भूमि की माप कर मतलब नाप करके भूमि की माप कर देता था, उसके बाद वो जो है उस आधार पे लगान निर्धारण करता था। जितना जिसका ज़मीन होता था उस हिसाब से उस पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था। अब शेरशाह का जो है शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। शेरशाह का शासन जो है सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। कौन? शेरशाह सूरी ने। अब शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पे बैठा। शेरशाह का जो पुत्र था वो जलाल खां, वो इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। इसके बाद देखिए, बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बंट गया। बाद में सूर्यवंश कितने भागों में बंट गया? 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में बंट गया। तो 1555 में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर दिया और सूर्यवंश का अंत कर दिया। उसके बाद सूर्यवंश का अंत कर दिया। अब इसके बाद मुगल काल में बिहार की स्थिति हम लोग पढ़ते हैं। तो अब मुगल काल में बिहार की स्थिति, तो शेरशाह जो है शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश का सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज का पुनः स्थापना हो गया। अब दिल्ली में जो है मुगल राज पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज का गठन हुआ। एक अफगान राज का किसके समय में? तो ताज खां करारानी के नेतृत्व में। अब ताज खां करारानी अकबर के प्रति सम्मान नीति अपनाई, लेकिन उसके बाद उसका पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ गया। अब उसके बाद दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। इसके बाद 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के द्वारा किसको गवर्नर बिहार का बनाया गया? तो मुनीम खां को बनाया गया। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक बनाया गया। अब मानसिंह के समय में मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। इसी प्रकार मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। मानसिंह के समय किसको बिहार का राजधानी बनाया गया? तो रोहतास को। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा एवं सोना प्राप्त हुए। इस टाइम में मुगलों को क्या प्राप्त हुए? हीरा और सोना। कहाँ से प्राप्त हुए? तो वहाँ से छोटा नागपुर के हीरा और सोना प्राप्त होता था। अब जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनवाया। क्या बनाया? प्रांतपति बनाया जहांगीर ने। किसको? राजकुमार परवेज को। इसके बाद केवल राजकुमारों को हरा दिया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। अब अगला देखते हैं। तो अब औरंगजेब क्या किया? तो औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। उसका सौंदर्यीकरण कराया। अब उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया।
वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक पटना में 1761 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देखिए औरंगजेब की मृत्यु 1707 मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी 1707 ईस्वी के बाद कमज़ोर होती सत्ता बिहार में बंगाल का भाग बन गया। अब मुर्शीद कुली खां जो है 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खां जो है नवाब बना। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये देकर अपने पद को अस्थायी बना दिया। इसके बाद 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। तो देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म में बिहार का कैसे मतलब विस्तार हुआ। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। देखिए यहाँ पे उन्होंने बिहार में जो है गया और राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों की यात्रा की। उसके बाद सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर भी सासाराम, गया होते हुए पटना आए थे। वहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो मां बनने वाली थी। तो इसके बाद यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म हुआ। अब देखिए सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। अब उसके बाद गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी कब खालसा पंथ की स्थापना की तो 1699 ईस्वी में। इसके बाद तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ यात्रा स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह जी करवाए थे। तो ये हो गए पूरा, ये आज ख़त्म हो गए यहाँ तक, मतलब सिख धर्म तक। तो इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। इसके बाद ये अभी जितना भी पढ़े हैं तो इसका नोट्स आप लोग कॉपी पे ज़रूर बना लीजिए और याद करने के लिए वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। तो दोस्तों तो धन्यवाद, बाय बाय।